हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटी रीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए ठोस ज्यामिति से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। याद रखिएगा, ये क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास थी वो अक्षर लेखन से संबंधित थी। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके आप क्लास को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, फलक अथवा पार्श्व किसे कहते हैं। तो फलक या पार्श्व किसे कहते हैं, तो पिंड को घेरने वाले समतलों को फलक कहते हैं। जैसे ये कोई यहाँ पे मान लीजिए, ये कोई आकृति इस प्रकार से बनाई गई, तो ये जो पिंड को घेरने वाला ये जो समतल है, इसे ही हम फलक या फिर पार्श्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर अथवा किनारा किसे कहा जाता है। तो उस रेखा को जिस पर घनाकृत के आसन्न फलक मिलते हैं उसे हम कोर या किनारा कहते हैं। जैसे ये चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे जिस पर घनाकृत के आसन्न फलक मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक ये रेखा है, एक यहाँ पे इस प्रकार से ये जो रेखाएं गई हैं, ये सभी रेखाएं हमारी कोर या किनारा कहलाती हैं। तो इस प्रकार से यदि बात किया जाए इस घन में, तो घन में बात करते हैं तो ये जो इस प्रकार की आकृति होती है इसे हम फलक या फिर पार्श्व कहते हैं। तो अब यहाँ पे घन में कितने फलक होते हैं, तो यहाँ पे फलक देखेंगे तो ये जो आपका रेड कलर का यहाँ पे दिखेगा, ये इसका एक फलक हो जाएगा। दूसरा आपका ये फलक हो जाएगा। तीसरा ये सामने एक फलक हो जाएगा। जस्ट इसी के पीछे एक फलक होगा तो 4 फलक हो जाएंगे। और ये जो ऊपरी फलक है इसके एक नीचे फलक होगा तो 5 फलक। और ये जो साइड का फलक है इसके इस तरफ भी एक फलक होगा। तो इस प्रकार से कुल टोटल फलकों की संख्या 6 होगी। आगे इसे हम और विस्तार रूप से 3D आकृति में देखेंगे कि फलकों की आकृति किस प्रकार से बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट था हमारा कोर अथवा किनारा। तो आइए किनारा देखते हैं कितने होते हैं। तो किनारों की संख्या याद रखिएगा, किनारों की संख्या आपकी 12 होती है, जिसमें से यहाँ पे यदि देखेंगे आकृति में आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पे 12 किनारे होते हैं। और यदि शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष याद रखिएगा, शीर्षों की संख्या आपकी 8 होती है। ये आपको घन में याद रखना है कि घन में फलकों की संख्या यहाँ पे 6, किनारों या कोर की संख्या 12 और शीर्ष या वर्टेक्स की संख्या 8 होती है। जिसमें से यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे फेस या फलक बोला जाता है, जो कि इस प्रकार से आकृति दिखी है। इनकी संख्या 6 हो जाएगी। वर्टेक्स या शीर्ष आपके यहाँ पे 8 होते हैं। आप अपने कमरे में देखेंगे तो कमरे के जहाँ पे भी 3 आकृतियां इस प्रकार से बीम और यहाँ पे छत और ये इस प्रकार से आकृति जाती है, तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार से किसी भी आप रूम में देखेंगे तो 8 आपको वर्टेक्स मिलेंगे, जिसमें से 4 आपको ऊपरी छत में मिलेंगे और 4 आपको नीचे आपके फर्श में इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो कुल टोटल से 8 आपके शीर्ष हो जाएंगे। यदि फलक की बात किया जाए कि आपके रूम में फलक किस प्रकार से गिनेंगे, तो फलक गिनने के लिए आप सबसे पहले अपनी छत को देखिएगा, 1 फलक हो जाएगा। नीचे फर्श को देखिएगा, 2 फलक हो जाएंगे। और इसके बाद आपकी ये चारों दीवारें हो जाएंगी, जो कि आपके कुल टोटल 6 फलक। इसमें इस प्रकार से आपके एक कमरे में 6 फलक होते हैं। इसी प्रकार से शीर्ष को आपने देख लिया कि शीर्ष किस प्रकार से आप देखेंगे। और यदि किनारे की बात की जाए तो किनारे भी आपके कितने होंगे, किनारों की संख्या आपकी 12 होगी। रूम में यदि आप देखेंगे, मान लीजिए इस प्रकार का आपका रूम है, तो यहाँ पे जो आपकी दीवारें होती हैं, दीवारों में देखिएगा तो 4 कोने आपके इस प्रकार से आए होंगे। तो 4 तो ये आपके किनारे हो जाते हैं। उसके बाद छत में देखेंगे, छत की आकृति भी कुछ इस प्रकार से होती है, तो जिसमें से 4 यहाँ पे ये वाले भी पॉइंट हो जाते हैं, तो 4 4 8 हो जाते हैं। और इसी के साथ फर्श में भी 4 पॉइंट हमारे अर्थात 4 किनारे निकल के आते हैं। तो इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पे 12 किनारे हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे घन या क्यूब किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे प्रश्न हर बार बनते हैं। तो घन या क्यूब किसे कहते हैं, तो वह आकृति जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं और ये सब फलक बराबर होते हैं उसे हम घन कहते हैं। याद रखिएगा, घन और घनाभ में ज़्यादा अंतर नहीं होता। घन में सभी जो 6 फलक होंगे वो सभी वर्गाकार होंगे और सभी फलक बराबर होते हैं, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। तो ये आप आकृति देख सकते हैं, ये यहाँ पे सभी ये घन की ही आकृति दी हुई है, जिसमें से घन में आपको फलकों की संख्या बता दी गई है कि 6 रहेगी। किनारों की संख्या याद रखिएगा 12 रहेगी और शीर्ष की संख्या आपको 8 याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है समपार्श्व किसे कहते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न अवश्य बनते हैं, इसलिए संपास को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसमें 2 सम्मुख फलक होते हैं जो संपास के सिरे कहलाते हैं। समांतर व समरूप आकृतियों के होते हैं तथा चारों ओर बराबर आयत होते हैं। संपास का नाम उसके सिरे की आकृति के अनुसार होता है, जैसे त्रिभुजाकार संपास, वर्गाकार संपास, पंचभुजाकार संपास तथा खटभुजाकार संपास। ये संपास की परिभाषा हो गई। आइए अब इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसके 2 सम्मुख फलक होते हैं। तो ये सभी संपास की आकृतियां दी हुई हैं और इनमें से किसी भी आकृति में आप देखेंगे तो 2 फलक आपको मिलेंगे, एक ऊपरी फलक और ये निचली फलक। इसी प्रकार से इस आकृति में भी देखेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे फलक मिलेगा। इसी प्रकार से इस आकृति में भी आपको एक ऊपर और एक नीचे फलक मिलेगा। तो जो 2 सम्मुख फलक होते हैं, तो संपास में कितने फलक होंगे? तो याद रखिएगा, संपास में 2 फलक होते हैं और संपास के सिरे कहलाते हैं। तो ये जो फलक होते हैं अर्थात 2 सम्मुख फलक होते हैं, इन्हें संपास के सिरे बोला जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि समांतर व समरूप आकृतियों के होते हैं। ये जितने भी संपास के जो फलक होते हैं वो समांतर व समरूप होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आकृतियां हैं यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल समांतर व समरूप बनी हुई हैं। ऊपर त्रिभुजाकार है तो नीचे भी त्रिभुजाकार मिलेगा। यहाँ पे यदि ऊपर वर्गाकार है तो नीचे भी वर्गाकार मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यदि यहाँ पे ऊपरी पंचभुजाकार है तो नीचे भी आपको पंचभुजाकार आकृति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है चारों ओर बराबर आयत होते हैं। तो संपास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, संपास में किस प्रकार से आकृति बनती है? तो याद रखिएगा, संपास में आयत बनते हैं। यहाँ पे आप कोई भी आकृति उठा के देख लीजिएगा। यदि इसमें देखेंगे तो इसमें ये देखिए ये आयत बनेगा। यहाँ से इस प्रकार से आयत का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक ये आयत बनता है और एक यहाँ पे इस प्रकार से ये आयत बनेगा। इस चित्र में भी देखेंगे तो इसमें भी ये आयत बनेगा और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ये आयत बनता है। इधर से देखेंगे तो ये इस प्रकार से आयत बनेगा। इसी प्रकार से इनमें भी सब में आयत का निर्माण होता है। तो संपास में किस आकृति का निर्माण होता है? तो संपास के द्वारा आयत का निर्माण होता है तथा संपास का नाम उसके सिरे के आकृति के अनुसार होता है। जैसे ये कोई चित्र दिया हुआ है, इसका सिरा देखेंगे तो इसका ये ऊपरी सिरा त्रिभुजाकार है और निचली सिरा भी त्रिभुजाकार है। तो इसे क्या नाम कहेंगे? तो इसका नाम त्रिभुजाकार संपास होगा। अर्थात संपास का जो नाम होता है वो उसके सिरे के आकृति के अनुसार होता है। जैसे इसके सिरे की आकृति देखेंगे तो यहाँ पे ये आकृति आप देख सकते हैं वर्गाकार है, तो इसे हम वर्गाकार संपास कहेंगे। इसमें आकृति देखेंगे तो ये देखिए इसमें पंचभुजाकार आकृति बनी हुई है, तो इसे पंचभुजाकार संपास बोलेंगे। इसकी आकृति देखेंगे तो ये देखिए खटभुजाकार संपास है, इसलिए इसे खटभुजाकार संपास कहते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट याद रखना है कि जो संपास के जैसे सिरे होते हैं उसका वही नामकरण होता है। जैसे त्रिभुजाकार सिरा है तो आपको त्रिभुजाकार संपास बोलेंगे। तथा एक बार पुनः देख लीजिए, संपास में 2 सम्मुख फलक होते हैं और इन फलकों को सिरा बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आकृतियां होती हैं ये बिल्कुल समांतर व समरूप होंगी तथा इनके चारों ओर बराबर आयत होते हैं। जो हमारा संपास होगा उसमें आकृतियां जो बनती हैं वो आयताकार आकृतियां बनेंगी और संपास के सिरे के अनुसार ही इसका नाम दिया जाता है। ये सभी पॉइंट हो गए संपास से रिलेटेड। आपको इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है सूची स्तंभ। संपास और सूची स्तंभ आपको एक साथ पढ़ना होता है, जिससे दोनों में आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। सूची स्तंभ की परिभाषा यदि देखेंगे, इस घनाकृति में आधार का फलक त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि होता है, परंतु इसका दूसरा सिरा एक नोक होता है। इसकी चारों ओर की आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं। इस नोक को शिरोबिंदु कहते हैं, जो आधार के केंद्र पर लंब होता है। सूची स्तंभ के नाम भी इसके आधार की आकृति के अनुसार होता है। इसमें आपको पढ़ना है कि ये आपको सूची स्तंभ के यहाँ पे आकृतियां बनी हुई हैं। इस घनाकृति के आधार का फलक त्रिभुजाकार, वर्गाकार या कुछ भी हो सकता है। आधार का यदि फलक देखेंगे तो इसमें देखिए त्रिभुजाकार ये फलक बना हुआ है। ये देखिए आधार का फलक त्रिभुजाकार है। इसमें देखेंगे तो ये देखिए इसमें पंचभुजाकार आधार बना हुआ है और इसमें वर्गाकार आधार बना हुआ है और यदि इसमें देखेंगे तो खटभुजाकार आधार बना हुआ है। तो सूची स्तंभ का जो आधार होता है वो अलग अलग कोई भी आकृति हो सकती है। इस पॉइंट का याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका दूसरा सिरा एक नोक होता है। आपने यहाँ पे देखा कि जो संपार्श्व होता है इसके दोनों सिरे आपको बिल्कुल बराबर मिलेंगे, जबकि सूची स्तंभ में जो आधार होगा वो आकृति के अनुसार होगा और दूसरा सिरा जो होता है वो देखिए एक नोक होता है। सभी आकृतियां देखेंगे तो इनका जो ऊपरी सिरा है वो एक नोक का है तथा इसके चारों ओर की आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि संपार्श्व में जो आकृतियां बनती थी वो आयताकार बनती थी, उसी प्रकार से सूची स्तंभ में जो आकृतियां बनेंगी वो सभी त्रिभुजाकार बनती हैं। कोई भी यहाँ पे आकृति आप उठा के देख लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सभी में इस प्रकार से त्रिभुजाकार ही आकृति आपको दिखाई देगी, कोई भी आकृति आप देखेंगे। नेक्स्ट है सूची स्तंभ के ये जो नोक होते हैं इस नोक को शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं। बहुत ही बार ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया है कि सूची स्तंभ के नोक को हम क्या कहते हैं। सूची स्तंभ के नोक को शिरोबिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आधार के केंद्र पर लंब होता है। ये देखिए आधार है, आधार के केंद्र से ये एक लंब इस प्रकार से हर उसमें जाता है और ये जो नोक होती है नोक से इस प्रकार से इसमें लंब डाले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूची स्तंभ के नाम भी इसके आधार की आकृति के अनुसार होता है। यदि आप ये आकृति देखेंगे तो इस आकृति में ये त्रिभुजाकार नीचे आधार बना हुआ है तो इसे हम त्रिभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। इसमें आधार देखेंगे तो ये पंचभुजाकार आधार यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इसलिए इसे पंचभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। नीचे इसमें देखेंगे तो ये देखिए वर्गाकार यहाँ पे आधार बना हुआ है, इसलिए इसे वर्गाकार सूची स्तंभ कहेंगे। इस आकृति में यदि देखेंगे तो नीचे यहाँ पे खटभुजाकार आकृति बनी हुई है, इसे हम खटभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने सूची स्तंभ को समझा। सूची स्तंभ के जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, वर्गाकार, खटभुजाकार, कोई भी आकृति यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका दूसरा सिरा एक नोक होगा और इस नोक को हम यहाँ पे शिरोबिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है ये जो नोक होती है ये इसके आधार के केंद्र से यहाँ पे लंब होती है, इस बात का भी याद रखिएगा। तथा सूची स्तंभ के नाम भी इसके आधार के अनुसार होते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और सूची स्तंभ में जो आकृतियां बनती हैं वो आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं। इन सभी पॉइंटों को उम्मीद है आप सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे बेलन। याद रखिएगा बेलन क्या है, तो ये आकृति आयत द्वारा किसी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है। बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार समांतर होते हैं। यदि आप कोई बेलन इस प्रकार से देखते हैं तो बेलन जो बनता है वो आयत के किसी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनता है। जैसे मान लीजिए ये कोई इस प्रकार से आयत बना हुआ है, इस आयत की अगर इस भुजा को मान लीजिए हम इस प्रकार से घुमाएंगे तो हमें इस प्रकार से एक बेलन प्राप्त होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बेलन का निर्माण किससे होता है, तो बेलन के निर्माण आयत की एक भुजा से घुमाने से होता है। तथा बेलन के दोनों सिरे जो होते हैं वो वृत्ताकार होंगे, चाहे आप ऊपरी सिरा देखेंगे या फिर निचली सिरा देखेंगे, ये दोनों सिरे वृत्ताकार होंगे, वह समांतर होंगे। अर्थात जितनी नाप ऊपर की होगी उतनी ही नाप नीचे की भी आपको मिलेगी। तो बेलन से रिलेटेड दो पॉइंट याद रखना है कि बेलन किस आकृति को घुमाने से प्राप्त होता है, तो बेलन आयत को घुमाने से प्राप्त होता है तथा इसके बेलन के जो दोनों सिरे होते हैं वो आपको वृत्ताकार मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शंकु। ये घनाकृति एक समकोण त्रिभुज द्वारा उसकी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है। इसके एक सिरे पर वृत्ताकृति तथा दूसरे सिरे पर एक नोक या शिरोबिंदु होता है। जिस प्रकार से आपने बेलन को देखा कि बेलन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो बेलन का निर्माण आयत की एक भुजा को घुमाने से होता है, उसी प्रकार से याद रखिएगा शंकु का निर्माण भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा को घुमाने से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं कि शंकु का निर्माण किस आकृति को घुमाने से होता है, तो शंकु निर्माण समकोण त्रिभुज की एक भुजा को घुमाने से बनता है तथा शंकु का जो एक सिरा होगा वो वृत्ताकार होगा और दूसरा सिरा एक नोक होता है जिसे शिरोबिंदु कहते हैं। ये आप शंकु की आकृति देख सकते हैं। यदि इसमें देखेंगे तो इसका ये सिरा ऊपरी सिरा आपको नोक मिलेगा जिसे हम शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं तथा निचली सिरा जो होगा वो इस प्रकार से वृत्ताकार मिलेगा। आप इसमें भी देखेंगे तो ये देखिए ऊपरी सिरा आपको इस प्रकार से नोक मिलेगा, निचली सिरा वृत्ताकार होगा। और इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है कि ये जो यहाँ से इस प्रकार से लंब डाला जाता है
इसे हम लंब ऊंचाई कहते हैं। और ये यहाँ पे ये जो हमारा इस प्रकार से ये वृत्त नीचे बना हुआ है, इस वृत्त में ये जो रेखा है यहाँ से इस प्रकार से रेखा खींचते हैं, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तथा ये जो तिरछी इस प्रकार से रेखा जाती है, इसे हम तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको शंकु में याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गोला। आप सभी ने गोला बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नाम सुन रखा होगा। गोला याद रखिएगा, इसका निर्माण किस प्रकार से होगा। ये घनाकृति एक अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से बनती है, जैसे हॉकी का गेंद। आपने यहाँ पे शंकु को देखा, शंकु का निर्माण किस प्रकार से होता था, तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा को जब हम घुमाएंगे तो यहाँ पे शंकु का निर्माण होगा। और आपने बेलन को देखा, बेलन का निर्माण किस आकृति के द्वारा होता है, तो बेलन का निर्माण आयत की एक भुजा को घुमाने से हमें बेलन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से गोले का निर्माण याद रखिएगा, अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से बनता है। मान लीजिए ये कोई हमारा इस प्रकार से अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर ये हमारी जो रेखा, ये जो है रेखा, इसको हम व्यास कहेंगे। इस व्यास पर इस प्रकार से ये रेखा जब परिक्रमा पूरी कर जाएगी तो हमें एक गोले का निर्माण हो जाएगा। तो गोले को याद रखिएगा कि अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से हमें गोला का निर्माण होता है। ये गोला यहाँ पे देख सकते हैं, गोले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ये कोई हमारा अर्धवृत्त था, अर्धवृत्त पर उसके व्यास पर ये व्यास हो गई, इस व्यास पर जब हम परिक्रमा पूरा इस प्रकार से करवा देंगे गोले का निर्माण हो जाएगा। तो गोले आपको याद रखना है, गोला अर्धवृत्त पर व्यास पर परिक्रमा करने से बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये आप 3D आकृति देख सकते हैं। इसमें आपको फलक, किनारा और शीर्ष ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आपको बता दिया गया है, एक बार पुनः आप इसे देख लीजिए जिससे अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले फलक देखेंगे, तो जो कोई भी आकृति जो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, ये एक फलक होता है। फलक यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये ग्रीन आकृति दिख रही होगी, एक फलक हो गया। ऊपर ये येलो आकृति दिख रही है, इस तरफ ये एक कलर दिख रहा होगा, 3 आकृतियां ये हो गई। नीचे आपको देखेंगे तो ये यहाँ पे फर्श में देखेंगे इस प्रकार से, तो ये एक आकृति मिलेगी जो एक फलक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपको एक आकृति दिख रही होगी, तो ये आपका दूसरा फलक हो गया। आपके ये 5 फलक ये हो गए। और इसके ये जो आकृति रहती है, ये सामने की आकृति, इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो ये देखिए एक आकृति और दिखेगी जो कि एक फलक इसका होता है। तो इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पे आपके 6 फलक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किनारा किसे कहते हैं। तो आप घर में देखेंगे तो घर में जब भी आप देखते हैं तो आपको किनारे देखने के लिए जो भी साइड की आपकी दीवारें होती हैं उनको काउंट करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका कमरा है, तो इसकी देखिए 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवारें, 4 दीवारें, ये आपकी चारों दीवारें के कोने हो गए। इसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर जो छत होती है उसके भी ये देखिए आपको इस प्रकार से किनारे मिलेंगे, और नीचे भी आपको इस प्रकार से किनारे मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पे किनारों की संख्या आपकी 12 हो जाएगी। शीर्षों की संख्या याद रखिएगा 8 होती है। आप अपने रूम में ही देखेंगे तो शीर्ष आपको कहाँ से मिलेंगे। शीर्ष के लिए आप देखेंगे जहां पे भी आप अपने कमरे में देखेंगे 3 किनारे इस प्रकार से मिलते नजर आए। जहां पे 3 किनारे इस प्रकार से मिलते नजर आए, अर्थात दीवार, फर्श या आपको छत की यहाँ पे जो आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे मिले वही आपके शीर्ष होते हैं। जैसे इस आकृति में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 आकृतियां इस प्रकार से नजर आई हैं, ये आपका एक शीर्ष हो गया। इसमें देखेंगे तो ये देखिए 3 यहाँ पे रेखाएं आई हैं, तो ये आपका एक शीर्ष हो गया। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 3 आए हैं, तो 3 यहाँ पे एक शीर्ष हो गया। ऊपर इसी प्रकार से यहाँ पे 3 रेखाएं मिल रही हैं, तो ये आपका एक शीर्ष हो गया। इसी प्रकार से इस जगह पे आएंगे तो 3 रेखाएं मिलने पर यहाँ पे एक शीर्ष आपको मिलेगा। इसी प्रकार से एक शीर्ष यहाँ पे मिलेगा, एक शीर्ष इस जगह पे मिलेगा और एक शीर्ष आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कुल टोटल शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? शीर्षों की संख्या आपको 8 हो गई। इसके बाद आपको कुछ आकृतियों में यहाँ पे कोर, फलक और शीर्ष याद रखना है। याद रखिएगा, एज को हम कोर या किनारा कहते हैं, फेस को फलक कहते हैं और वर्टेक्स को शीर्ष कहते हैं। जहाँ पे ये जो आपका घन की आकृति यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो फेस या फलक होंगे वो 6 होंगे, और यहाँ पे याद रखिएगा कोर या किनारा 12 होते हैं और वर्टेक्स या शीर्ष आपके 8 रहेंगे। जिस प्रकार से घन में आपको कोर, फलक, शीर्ष याद रखना है,
सेम आपको घनाभ में भी याद रखना है। दोनों आकृतियों में आपको सेम यहाँ पे आप फलक, किनारा और शीर्ष देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेयर अर्थात गोले में यदि देखेंगे तो गोले में याद रखिएगा जो यहाँ पे किनारे होते हैं वो 0 रहेंगे और वर्टेक्स अर्थात शीर्ष भी 0 रहेंगे, और जो फलक होते हैं वो यहाँ पे 0 कह सकते हैं या एक फलक कह सकते हैं, ये जो सामने का भाग आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको बस 3 आकृतियां यही याद रखना है और बाकी आपके परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। इसी के साथ आज की क्लास ये आपकी समाप्त होती है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। आज के जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनमें से किसी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।